दिल दहला देने वाली 6 अगस्त की वो सुबह। चारों तरफ दर्द भरे सन्नाटे, आग की ऐसी आंधी जिसका तापमान 10 लाख सेंटीग्रेड से भी ऊपर था। बस चंद मिनटों में जापान का एक बड़ा हिस्सा और किस्सा दोनों खत्म। 80,000 से अधिक लोग उस बड़े आग की बस्ती में जलकर हवा हो गए। एक ऐसी कयामत जिसको इतिहास में हुई सबसे बड़ी दर्दनाक कहानी बना दी। वही दूसरी तरफ इस कहानी की खुशियां भी भर दी। दिल दहला देने वाला वो समय जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सुबह के 7 बजे, तारीख 6 अगस्त साल 1945, दक्षिण दिशा की तरफ से आ रहे अमेरिका के विमान को देखा गया। पहले विश्व युद्ध के चल रहे लड़ाई ने जापान की संपत्ति पर भी प्रभाव डाला। उस वक्त जापान के पास इतना पेट्रोल भी नहीं था कि वे उन विमानों को रोक सकें। चेतावनी के शायरन बजने लगे और पूरे जापान देश में रेडियो के कार्यक्रम रोक दिए गए। कुछ देर ऐसा ही चला और अब 8 बज चुके थे। शायरन बंद हो गए थे और रेडियो को फिर से शुरू कर दिया गया था। दूसरी तरफ अमेरिकी वायुसेना के कर्नल पॉल टिबेट्स समय था सुबह 8:09 पर उन्होंने अपनी B-29 विमान के इंटरकॉम पर एलोना गे की घोषणा करते हुए सभी को गॉगल्स लगा लेने और उन्हें अपने माथे पर रखने को कहा। जापान में दक्षिण की तरफ से आ रहे विमान को बेली में 3.5 मीटर लंबा 4 टन वजन का नीला सफेद एटम बम लिटिल बॉय रखा गया था। या एक दूसरी तरफ एनोला गे के दाहिने विंग से 10 मीटर की दूरी पर 1 किलोमीटर पीछे एक दूसरा B-29 विमान ग्रेट आर्टिस्ट उड़ रहा था। एक तीसरा बमवर्षक भी था जिसे जॉर्ज मार्क्वार्ड उड़ा रहे थे और उनकी जिम्मेदारी थी तस्वीरें लेना। ठीक 8:13 पर एलोना गे के बॉम्बार्डियर मेजर टॉमस फ्रेडी के हेडफोन पर कर्नल पॉल टिबेट्स का संदेश सुनाई दिया, इट इज ऑल योर्स। फिर उन्होंने इंटरकॉम पर कहा, अपने गॉगल्स लगाइए। फरेबी को जैसे ही गॉगल्स से अपना लक्ष्य आईओई ब्रिज दिखा, वो चिल्लाए, आई हैव गॉट इट। और अब वो समय भी आ गया जब हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया जाना था। घड़ी में समय था ठीक 8:15। अब लिटिल बॉय नाक के बल गिराया गया। इस बम की क्षमता लगभग 12,500 टन TNT के बराबर थी। लगभग 43 सेकंड तक आसमान में रहने के बाद लिटिल बॉय अपने लक्ष्य तक पहुंचा। नीचे जापानी नौसेना के ड्राफ्ट्समैन सोतोमू यामागुची की नजर ऊपर उड़ रहे विमान पर पड़ी। उन्हें दिखाई दिया कि विमान से छोटी काली वस्तु नीचे गिर रही है। अगले ही पल उनकी आंख के सामने अंधा कर देने वाली रोशनी फैल गई। उनके सभी संवेदी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने अपनी उंगलियों से अपनी आंख ढकी और जमीन पर मुंह के बल गिरे। लिटिल बॉय हिरोशिमा की धरती पर विस्फोट हो गया। उस वक्त हिरोशिमा में तापमान 10 लाख सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था और ऊपर से द ग्रेट आर्टिस्ट के पायलट मेजर चार्ल्स स्वीनी ने एक विशाल आग का गोला बनते देखा। लिटिल बॉय के बम विस्फोट का असर इतना तेज था कि वहां से लगभग 15 किलोमीटर दूर तक बड़े बिल्डिंग्स में मौजूद खिड़कियों के शीशे टूट गए। विस्फोट के मात्र कुछ समय में ही वहां की हर चीज गायब सी हो गई। शहर की 2/3 इमारतें एक ही सेकंड के अंदर ध्वस्त हो गईं। कई किलोमीटर तक आग की एक आंधी फैल गई। एक क्षण में हिरोशिमा की कुल आबादी 2,50,000 के 30% यानी 80,000 लोग मारे जा चुके थे। लेकिन इस विस्फोट में बचे हुए कुछ लोगों की त्वचा उनके चेहरे से लटक आई थी और कुछ की बाहें इस तरह से झूल रही थी जिस तरह दीवार से आधा फटा पोस्टर झूलता है। कुछ लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और वो बस एक ही बात बोल रहे थे, पानी पानी। इस विस्फोट के आसमां में बादल बन चुके थे। लगभग 3 घंटे बाद करीब 11 बजे हिरोशिमा में तेज काली बारिश होने लगी। इस बारिश में विस्फोट से पैदा हुए रेडियो एक्टिव तत्व, गंदगी और धूल मौजूद थे। ये बारिश काले रंग से भी ज्यादा काली थी और यह कुछ ग्रीस के जैसी थी जो कपड़ों और दीवालों पर काले रंग का दाग बना रही थी। ये बातें किसी को विश्वास ही नहीं हो रही थी कि एक बम इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। अभी जापान का एक दर्द खत्म नहीं हुआ तभी अमेरिका ने हिरोशिमा वार के 3 दिन बाद फिर यानी 9 अगस्त 1945 की दोपहर दोबारा एक परमाणु बम फैट मैन गिरा दिया।
फैटमैन को B-29 द्वारा गिराया गया था। फैटमैन को गिरने में भी 43 सेकंड का समय लगा। जहां पर फैटमैन बम गिरा वहां के 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज धराशायी हो गई। ऊष्मा के किरणों ने मानव शरीर से जल की एक एक बूंद को सोख लिया। बहुत से लोग और जानवर उसी क्षण मारे गए। धमाका इतनी तेज था कि 8 किलोमीटर दूर बने घरों के शीशे के परखच्चे उड़ गए। विस्फोट से उपजी रोशनी हालांकि सिर्फ कुछ सेकंड्स तक ही रही, लेकिन उससे उपजी ऊष्मा ने त्वचा को 3rd डिग्री बर्न्स से भी ज्यादा जला दिया। बम गिरने की जगह से 500 मीटर दूर शिरोयामा प्राइमरी स्कूल में कंक्रीट के कंकाल के अलावा कुछ भी नहीं बचा। बम के केंद्र बिंदु के 1 किलोमीटर के क्षेत्र में एक एक चीज भाप बनकर उड़ गई। एक माइक्रो सेकंड के अंदर नागासाकी जेल की 3 इमारतें धराशायी हो गईं। जेल के अंदर मौजूद एक भी शख्स नहीं बचा। रूट नंबर 206 पर बिजली से चलने वाली ट्राम का नामो निशान नहीं बचा। ज्यादातर मरने वाले या मरते लोगों के मुंह से झागदार खून निकल रहा था। वक्त बीतता गया लेकिन तबाही थमी नहीं और आने वाले कई दशकों तक इसका असर दिखा। दुनिया के इतिहास में इससे भीषण जंग न पहले कभी हुई थी और न ही उसके बाद कभी दुनिया ने देखी। परमाणु हथियारों की होड़ में लगी दुनिया में इसके इस्तेमाल की धमकियां तो कई देश लगातार देते रहे हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल के नतीजे सबको पता हैं। ये बात उस समय की है जब विश्व युद्ध लगभग समाप्त हो गया था, लेकिन अभी भी जापान शांत नहीं था। वो अमेरिका से युद्ध किए जा रहा था और अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिया। इस बमबारी ने एशिया में दूसरे विश्व युद्ध को अचानक खत्म कर दिया। जापान ने 14 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया था, जिससे अमेरिकी आज अपने जीत की खुशी के रूप में मना रहे थे और दूसरी तरफ जापान इस दिन को अपने इतिहास में हुए सबसे बड़ी दुर्घटना का शोक के रूप में मनाता है। वास्तव में यह काफी दर्दनाक था और भयावह भी, जिसे भूल पाना सबसे मुश्किल है। मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि आने वाले समय में दोबारा इस प्रकार की घटना ना हो। कैसे आया परमाणु बम अस्तित्व में? फुल इंफॉर्मेशन विकिपीडिया। 1938 में जर्मन रसायनज्ञ ओटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रैटमैन द्वारा परमाणु विखंडन की खोज की गई और लिसे मिटनर और ओटो फ्रिक्स द्वारा इसी सैद्धांतिक व्याख्या ने परमाणु बम के विकास को एक सैद्धांतिक संभावना बना दिया। डर है कि एक जर्मन परमाणु बम परियोजना पहले परमाणु हथियारों को विकसित करेगी, खासकर उन वैज्ञानिकों के बीच जो नाजी जर्मनी और अन्य फासीवादी देशों के शरणार्थी थे। आइंस्टीन स्लिजार्ड पत्र में व्यक्त किए गए थे। इसने 1939 के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभिक शोध को प्रेरित किया। ब्रिटिश मॉड समिति के आने तक प्रगति धीमी थी। 1941 के अंत में रिपोर्ट जिसमें संकेत दिया गया कि प्राकृतिक यूरेनियम के टन और भारी पानी जैसे न्यूट्रॉन मॉडरेटर के बजाय बम के लिए केवल 5 से 10 किलोग्राम आइसोटॉपिक रूप से समृद्ध यूरेनियम -235 की आवश्यकता थी। 1943 में क्यूबेक समझौते ने यूनाइटेड किंगडम और कनाडा की परमाणु हथियार परियोजनाओं ट्यूब ऑयल्स और मॉन्ट्रियल प्रयोगशाला को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साथ मेजर जनरल लेस्ली आर ग्रोव्स जूनियर के निर्देशन में मिला। यूएस आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स ग्रोव्स ने जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को न्यू मैक्सिको में परियोजना की लॉस आल्मोस प्रयोगशाला का व्यवस्थित कराने और उसका नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया, जहां बम डिजाइन का काम किया गया था। अंततः 2 प्रकार के बम विकसित किए गए। दोनों का नाम रॉबर्ट सर्वरे ने रखा। लिटिल बॉय एक बंदूक प्रकार का विखंडन हथियार था जिसमें यूरेनियम -235 का इस्तेमाल किया गया था। यूरेनियम एक दुर्लभ आइसोटोप ओक रिज टेनेसी में क्लिंटन इंजीनियर वॉक्स में अलग किया गया था। दूसरा, जिसे फैटमैन डिवाइस के रूप में जाना जाता है, एक अधिक शक्तिशाली और कुशल लेकिन अधिक जटिल प्रत्यारोपण प्रकार का परमाणु हथियार था जो हनफोर्ड वाशिंगटन में परमाणु रिएक्टरों में बनाए गए प्लूटोनियम का उपयोग करके बना था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही हमारे फेसबुक पेज ज्ञान 101 को भी फॉलो कर लेना। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जल्दी मिलेंगे एक और नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।